इसके बाद हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसका नाम है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो रेस्पिरेशन स्टार्ट होते ही यहाँ पे सबसे पहले एक्टिविटी दिया हुआ है, दो एक्टिविटी दिया हुआ है, तो ये तो हम डिस्कस करेंगे, पर पहले उससे पहले रेस्पिरेशन होता क्या है ये पढ़ लेना, उसके बाद में डिस्कस कर लेंगे। नहीं तो पहले ही क्वेश्चन का जवाब कैसे दोगे, पहले पढ़ो तो। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। पीछे हमने क्या देखा, न्यूट्रिशन के बारे में देखा। द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज यूज्ड इन सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो जो न्यूट्रिशन में आपने फूड मटेरियल लिया उसी का इस्तेमाल किया जाता है सभी सेल्स के द्वारा, क्या करने के लिए, प्रोवाइड एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वे। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म ये जो फूड मटेरियल से एनर्जी को लेना है ना, फूड मटेरियल से जो एनर्जी को लेना है वो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करते हैं। अब बेसिकली 3 तरीका है, और वो 3 तरीके क्या हैं। पहला तरीका देखिए, सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। कुछ ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पाथवेज इस्तेमाल करते हैं जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है। बट इन ऑल केसेस, सभी केसेस में जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सभी स्टेप में ग्लूकोज का टूटना ही पहला स्टेप होता है, और यही ग्लूकोज वो यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी जो आप कह रहे थे ना, शुरुआत में हमने देखा था, वो यही ग्लूकोज ही कह सकते हो कि यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो ग्लूकोज क्या होता है, इट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इसको क्या किया जाता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरूवेट में तोड़ा जाता है, और ये वाला स्टेप जो है हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है। फर्दर इसके आगे अब पाइरूवेट का जो तोड़ना है ना, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होगा, मतलब बेसिकली 3 तरीके से होगा, और वो 3 तरीके क्या हैं मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, उसके बाद आप पढ़ के समझ जाएंगे आसानी से। देखिए फिगर 6.8 क्या दिया हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। अलग अलग तरीके से ग्लूकोज को कैसे तोड़ा जाता है। जो चीज़ हम फूड मटेरियल जो हम अपने अंदर ले रहे हैं उससे ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म एनर्जी कैसे ऑब्टेन करते हैं, यही यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए ग्लूकोज रहता है, सबसे पहले ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसको पाइरूवेट में बदला जाता है। पाइरूवेट क्या है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और उसके साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। ये जो प्रोसेस है ये आपके साइटोप्लाज्म में होता है। अब जब पाइरूवेट बन जाएगा ना, तो इस पाइरूवेट को तोड़कर एनर्जी रिलीज कराने के लिए 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके होते हैं। चलिए सबसे पहले हम ये वाला ही देख लेते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके इस पाइरूवेट को कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में तोड़ देते हैं, जिससे बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है, और ये वाला प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। अब चूंकि ये वाला प्रोसेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसी वजह से इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। यही वो तरीका है जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स अपनाते हैं, जिनमें हम भी आते हैं। मतलब हमारे अंदर एनर्जी कैसे ऑब्टेन किया जाता है आप समझिए। सबसे पहले ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट में बदला जाएगा। सबसे पहले ग्लूकोज को साइटोप्लाज्म के अंदर पाइरूवेट में बदला जाएगा, उससे थोड़ा सा एनर्जी रिलीज होगा, और उसके बाद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाइरूवेट को CO2 प्लस वाटर में तोड़ा जाएगा, जिससे बहुत सारा एनर्जी रिलीज होगा। चूँकि हम इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वजह से इस रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट, वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता है इस पाइरूवेट को तोड़ने में। इस पाइरूवेट को तोड़ने के लिए वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करता है, और वो CO2 और वाटर के बजाय इथेनॉल प्लस CO2 बनाता है। इथेनॉल क्या है,
C2H5OH, यानी एक 2 कार्बन मॉलिक्यूल होता है इथेनॉल। और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है, जाहिर सी बात है, एनर्जी रिलीज करवाने के लिए ही तो कन्वर्ट कर रहा है इसको इसमें। पर इसके कंपैरिजन में, हमारे कंपैरिजन में इसमें कम एनर्जी रिलीज होगा। और तीसरा एक स्टेप जो कि हमारे मसल के सेल में कभी कभी होता है, कब होता है? जब हमारे मसल के सेल में ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होने लगे कभी कभी। कब कमी होगी? जब मान लीजिए आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो उस समय हमारे मसल्स के ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई बढ़ती नहीं है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला कंडीशन जब आएगा आपके मसल के सेल में, तो पाइरूवेट को CO2 बदलने के बजाय इसको लैक्टिक एसिड में बदला जाता है, और इसमें भी थोड़ा कम ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। लैक्टिक एसिड एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपके ग्लूकोज को पाइरूवेट में सबसे पहले बदला जाता है, और ये हर एक ऑर्गेनिज्म में यही एक कॉमन स्टेप है। और इसके बाद इस पाइरूवेट को तोड़ने के लिए और एनर्जी रिलीज कराने के लिए 3 तरीके हैं। पहला एक तरीका जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन इसी को कहते हैं, जिसमें CO2, वाटर और ढेर सारा एनर्जी रिलीज होता है। दूसरा है एक लैक ऑफ ऑक्सीजन हमारे मसल सेल के में, जब लैक्टिक एसिड बनता है और थोड़ा कम ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। और तीसरा यीस्ट के अंदर होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले कंडीशन में, जिसमें इथेनॉल CO2 बनता है और कम एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, तो यही 3 तरीके यहाँ पे पीछे आपके दिए हुए हैं। चलिए उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरूवेट। ये सबके लिए कॉमन है, ये साइटोप्लाज्म में होता है। फर्दर इस पाइरूवेट को, दिस पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ये यीस्ट के अंदर होता है और इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इस वजह से हम इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अच्छा, ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके पाइरूवेट का तोड़ना माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रोसेस में दिस प्रोसेस ब्रेक्स ऑफ 3 कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होता है, और उसके साथ साथ ही वाटर भी रिलीज होता है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। The release of energy in an aerobic process is a lot greater than in anaerobic process. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू एनारोबिक प्रोसेस। समटाइम्स, कभी कभी, अक्सर नहीं, कभी कभी, when there is a lack of oxygen in our muscle cell, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. पाइरूवेट को तोड़ने के लिए एक अलग रास्ता अपना लिया जाता है। इसमें क्या होता है? हेयर द पाइरूवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। पाइरूवेट को CO2 में बदलने के बजाय लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है, जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल ही है। और अब ये लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगेंगे हमारे मसल में, और ये क्या करेंगे? हमें दर्द या क्रैम्प्स या ऐंठन वाला चीज़ महसूस करवाएंगे, जिससे हमें दर्द होगा, थकावट महसूस होगी। ठीक है, तो यही था एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। तो 3 पाथवे होते हैं जो आपको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखिए आपके एग्ज़ाम में पहले पूछा भी गया है, इस वजह से मैंने इसको येलो से मार्क कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, देखिए ये सब पूरा हमने एरोबिक प्रोसेस वाला और उसके बाद ये फर्मेंटेशन वाला, ये सब हमने येलो से मार्क किया हुआ है, यानी कि यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जाएगा क्या, व्हाट आर द वेरियस पाथवे थ्रू अ पाइरूवेट इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो आप यही तीनों के बारे में बताएंगे। ठीक है, और ये चार्ट बनाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए क्या कहता है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ATP। ये जो एनर्जी रिलीज होता है ना इस रेस्पिरेशन में, इसको हम तुरंत इस्तेमाल कर लेते हैं एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, जिसको हम ATP बोलते हैं। ATP क्या होता है? इट इज़ यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। अब इसी
एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं ना, यानी इसी को बाकी जो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होगा इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे? इन दिस प्रोसेसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन ड्राइव एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलता है? इसी एटीपी को तोड़ते हैं तो उससे एनर्जी रिलीज होता है और उसी एनर्जी को हमारे सेल के अंदर जो भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट को इस एटीपी को तोड़कर जो एनर्जी रिलीज होता है उससे फुलफिल किया जाता है। चलिए अब एटीपी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे एटीपी के बारे में मोर टू नो, थोड़ा सा ज़्यादा जान लेते हैं। ठीक है, क्या है? सबसे पहला, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। यही एनर्जी करेंसी है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है एटीपी ही। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी, देखिए हमारे जो साइटोप्लाज्म है ना वहाँ पे एडीपी के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। एडीपी मतलब होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब एक एडिनोसिन मॉलिक्यूल रहता है और उसके साथ 2 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं, ये ऑलरेडी रहता है वहाँ पे। फिर उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब वही फॉस्फेट को एक जोड़ दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? अब यही एटीपी हो जाएगा। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो देखिए एडीपी प्लस फॉस्फेट को एनर्जी से जोड़कर क्या एडीपी के साथ पी ला दिया तो वो बराबर हो गया एटीपी के। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया? एनर्जी आपने स्टोर करवा दिया इसी में। अब जब भी एनर्जी की ज़रूरत होगी तो इस एटीपी को तोड़ देंगे वापस। कैसे? यही जो आपने बनाया है ना उसको बैक कर देंगे। एटीपी है ना तो इसमें से इस पी को तोड़ देंगे तो एडीपी प्लस पी हो जाएगा और एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो उस एनर्जी को इस्तेमाल कर लो भाई। ठीक है, चलो। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल्स देन यूटिलाइज दिस एटीपी टू ड्राइव द रिएक्शंस। When the terminal phosphate linkage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 kilojoule per mole is released. तो जब इस ATP में से इस P को तोड़ा जाता है ना तो उससे कितना एनर्जी रिलीज होता है? 30.5 किलोजूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, 30.5 किलोजूल एनर्जी रिलीज होता है एक ATP को तोड़ने से। Think of how a battery can provide energy for many different kind of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy and so on. Similarly, ATP can be used in the cell for the contraction of muscle, protein synthesis, conduction of nerve impulse and many other activities. तो जैसे कि आपको एक बैटरी जो होता है उसको अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी में बनाकर या लाइट एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी तरह से ये जो एटीपी में एनर्जी है ना वो आपके शरीर के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, जैसे मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए या प्रोटीन बनाने के लिए या नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी वजह से एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या फुल फॉर्म होता है एटीपी का? एडिनोसिन। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन का एडीपी का एडिनोसिन ट्राई के जगह पे यहाँ पे डाई आ जाएगा बस। ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में फॉस्फेट जोड़ दो, एटीपी बन जाएगा। चलो, तो ये भी देख लिया आपने। अब आगे देख लो। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। अब एरोबिक ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो इसके वजह से उनको कोई ऐसा टेक्निक अपनाना पड़ेगा ना जिसके वजह से उनके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे। तो यानी आपका देखिए आगे क्या कहता है? वी हैव सीन प्लांट एक्सचेंज गैसेज थ्रू स्टोमाटा। हमने देखा है प्लांट तो गैस अपना स्टोमाटा के थ्रू एक्सचेंज कर लेते हैं। एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इंश्योर दैट ऑल सेल आर कॉन्टेक्ट विद द एयर। और जो सेल्स होते हैं वो एयर के कॉन्टेक्ट में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन एयर। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो कैसे किया जाता है? डिफ्यूजन से किया जाता है। दे कैन गो
इनटू द सेल्स और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर, तो ये इधर से उधर जा सकते हैं। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट। किधर से किधर जाएगा, प्लांट से बाहर जाएगा या बाहर से प्लांट के अंदर जाएगा, ये डिपेंड करता है किस पे, इन्वायरमेंटल कंडीशंस पे और प्लांट के रिक्वायरमेंट में। देखिए जैसे कि नाइट के टाइम पे, एट नाइट व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस अकरिंग, नाइट के समय जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होता है, क्यों, क्योंकि सनलाइट नहीं प्रेजेंट होता है, तो CO2 एलिमिनेशन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। उस समय पर CO2 को एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि प्लांट भी तो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा ना भाई, CO2 वो भी रिलीज करेगा, तो इस CO2 को निकाला जा रहा होता है रात के समय में। लेकिन दिन के समय में ये जो CO2 रेस्पिरेशन से जनरेट होता है प्लांट के अंदर, इसको वापस से हम फोटोसिंथेसिस में प्लांट इस्तेमाल कर लेते हैं, बाहर से भी लेते हैं वो, पर इस CO2 को भी इस्तेमाल कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो इसके वजह से प्लांट्स दिन में CO2 रिलीज नहीं करते हैं, सिर्फ वो रात के समय में CO2 रिलीज करते हैं। तो एट नाइट वेयर देयर इज नो फोटोसिंथेसिस occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. During the day, CO2 generated during respiration is used up for photosynthesis, hence there is no CO2 release. तो दिन के समय में CO2 जो रेस्पिरेशन से निकलता है उसको फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल कर लिया जाता है, इसके वजह से वहाँ पे CO2 नहीं निकलता है, बल्कि इंस्टेड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। आपको क्या याद रखना है, दिन में प्लांट से O2 निकलता है और रात में प्लांट से CO2 निकलता है। तो इसी वजह से लोग क्या कहते हैं, पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, ठीक है, पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय वो O2 नहीं CO2 ज़्यादा छोड़ रहा होता है। Animal have evolved different organ for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. एनिमल्स ने क्या अलग अलग ऑर्गन बना के रखे हुए हैं ऑक्सीजन को लेने के लिए और CO2 को बाहर निकालने के लिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। टेरेस्ट्रियल एनिमल कहाँ से ये ऑक्सीजन लेता है, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे। बट एनिमल जो पानी में रहते हैं, एनिमल दैट लिव इन वाटर नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर। पर पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं वो कैसे लेते हैं, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है ना, उस ऑक्सीजन को लेते हैं। और आपको यहीं पे बता दूं कि अब पानी के अंदर जो है ना वो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट थोड़ा सा कम है, इसी वजह से एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं उनका ब्रीथिंग, सांस लेने का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी वो सांस लेते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, जबकि हम तो एयर से ले रहे हैं ना, और एयर में कितना 21% ऑक्सीजन है, तो हमारे लिए वो सफिशिएंट है। तो हमारा रेस्पिरेशन का रेट या ब्रीथिंग का रेट थोड़ा एक्वेटिक एनिमल से कम है। बात समझ गए, यहीं पे दिया हुआ आगे जो समझाया मैंने पढ़ लो। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट, फेयरली लो कहाँ पर, पानी की बात कर रहा है। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। तो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है एयर के कंपैरिजन में, एयर में जितना ऑक्सीजन है उसके कंपेयर में। इसी वजह से जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में, ठीक है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ एंड फोर्स इट टू पास द गिल्स वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय द ब्लड। तो मछलियाँ कैसे करती हैं, अपने मुंह से तो पहले पानी लेती हैं वो, और उसके बाद उस पानी को गिल्स से बाहर निकालती हैं, और उसी प्रोसेस में वो गिल्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं। अब ये ऑक्सीजन उनके ब्लड में चला जाता है और उसके थ्रू वो पूरा बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल करते हैं रेस्पिरेशन के लिए।
दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल। इस ऑक्सीजन को अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, अलग अलग एनिमल में अलग अलग ऑर्गन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। पर ऑल दीज ऑर्गेनिज्म हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। पर उन हर एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो हर एक ऑर्गन, जो भी ऑर्गन रहे, उसके अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा जो सरफेस एरिया को बढ़ाता हो। किस सरफेस एरिया को? विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन से जो कॉन्टैक्ट में है ना, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के जो कॉन्टैक्ट में उसका सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करता है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस surface is very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passage that will take air to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात कर रहा है। देखिए, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन समझ लेते हैं उसको, जो भी लिखा हुआ वहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन का एग्जांपल है, जो कि क्या होता है, लंग्स होता है। कह रहा है इस हमारे यहाँ पे एक्सचेंज होना है गैस का ना, तो ऐसा कुछ यहाँ पे बनाना पड़ता है हमें कि जिससे इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो, और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो, और दूसरी चीज़ कि ये एक्सचेंज ऑफ गैस होना है, तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स रहेंगे वो बहुत पतले रहेंगे, डेलिकेट रहेंगे, तभी ना उन दोनों ऑर्गन के बीच में इस पार से उस पार एक्सचेंज हो पाएगा। तो ये बहुत डेलिकेट होने की वजह से इसको शरीर के अंदर रखना पड़ता है और वेल प्रोटेक्टेड फॉर्म में रहना पड़ता है, ताकि उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें। यही सब बातें कह रहा है, ठीक है। और अगर बॉडी के अंदर रखा गया है तो उसके वहाँ तक पहुँचाने के लिए एक पैसेज भी तो चाहिए, जैसे कि हमारे अंदर ये वाला पैसेज है, रेस्पिरेटरी पैसेज है। तो ऐसा ही पैसेज सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा होना ज़रूरी होता है, जैसा हमारे अंदर है। अभी फिर से देखेंगे, पहले इतना समझिए आप। तो देखिए, अब इसके बाद जो दिया हुआ आपका इस पैराग्राफ में दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी पैसेज के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। जो रेस्पिरेटरी पैसेज होता है इंसानों के अंदर, देख लेते हैं। देखिए, फिर से देख लेते हैं। वही क्या, ये तो आपका मेन लंग्स हो गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन तक एयर को लेकर आने या लेकर जाने के लिए इससे बाहर वो जो रास्ता है, उसी को रेस्पिरेटरी पैसेज कह रहे हैं। तो इस रास्ते में कौन कौन है? देखिए, इस रास्ते में जो सबसे पहले आपका कौन है, यहाँ पे बाहर की तरफ जो ओपनिंग्स दिखते हैं नोज़ के, उनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं हम। और उसके बाद आएगा आपका नेसल पैसेज, ये वाला रास्ता। फिर वो नेसल पैसेज और ये जो माउथ का आपका कैविटी होता है, ये आकर मिलते हैं दोनों एक जगह पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। तो फेरिंग्स को बोला जाता है इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। एक ऐसा जगह है जहाँ पे खाना और पानी, खाना और हवा दोनों आकर मिलते हैं। उसके बाद अब खाना तो फूड पाइप में चला जाता है, और ये हवा आपका विंड पाइप में आता है। विंड पाइप या फिर ट्रेकिया इसी को बोलते हैं। ट्रेकिया के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? देखिए, ट्रेकिया के ऊपर लगा हुआ रहता है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो हैं ये प्रिवेंट करते हैं क्या, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया को प्रिवेंट करते हैं। तो फेरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स आता है, और लैरिंग्स क्या होता है, ये आपके ट्रेकिया का ही पार्ट होता है। यानी फेरिंग्स के बाद आप कह सकते हो विंड पाइप आएगा। विंड पाइप से लगे हुए होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या फंक्शन होता है? टू प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया, सिकुड़ने नहीं देते हैं उसको, ठीक है, ट्रेकिया को सिकुड़ने नहीं देते हैं। वहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज लगे हुए रहते हैं। तो ये जो आपका नॉस्ट्रिल से लेकर ये ट्रेकिया तक है ना, यही आपका नेसल पैसेज है। क्या मदद करते हैं? ये लंग्स तक आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, यहाँ तक हवा को लेकर आने में मदद करते हैं। ये जो नेसल पैसेज है, यहीं पे सीलिया और म्यूकस भी होता है, ठीक है। क्या काम है उनका? यहाँ पे लिखा हुआ, वही पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इन ह्यूमन बींग्स एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू लिया जाता है। उसके बाद द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाई फाइन हेयर दैट लाइन द पैसेज। इस पैसेज में जो फाइन हेयर्स होते हैं वो उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, उस एयर को। द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। म्यूकस भी होता है जो इस प्रोसेस में मदद करता है उसकी। फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इन टू द लंग्स। उसके बाद थ्रोट में जाता है और फिर लंग्स में जाता है।
एंड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट, या ट्रेकिया जो है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। दिस इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स, एयर पैसेज कोलैप्स ना हो जाए, इससे बचाते हैं वो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ दिया हुआ है मोर टू नो, वो अभी हम देख लेंगे। पहले हमारा जो मेन चीज़ है लंग्स के बारे में वो पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। अब देखिए लंग्स में जब आप पहुंच जाओगे ना तो आप देखोगे कि विथ इन लंग्स द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब, और पतले पतले ट्रेकिया के बाद अब और पतले पतले ट्यूब्स में वो लगातार डिवाइड होता जाएगा, लगातार डिवाइड होता जाएगा, विच और फाइनली जाकर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, फाइनली जाकर एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, विच आर कॉल्ड अल्वियोलाई, जिनको हम अल्वियोलाई कहते हैं, उसका सिंगुलर अल्वियोलस होता है। क्या काम होता है इस अल्वियोलाई का? द अल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो ये जो अल्वियोली होता है ना, इसी के वजह से वो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इस अल्वियोली के तरफ आपके ये जो आपका अल्वियोली रहेगा ना, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर, ये इसके चारों तरफ ऐसे ब्लड वेसल लगे हुए रहते हैं। अब इसी ब्लड वेसल में आपका CO2 रहता है, और ये जो अल्वियोली में आपके बाहर से एटमॉस्फेयर से O2 आएगा, सॉरी आपका जो अल्वियोलाई है, अब ये जो आपका अल्वियोलाई है ना, इसी अल्वियोली के बाहर बगल में आपके ढेर सारे ब्लड वेसल लगे हुए रहते हैं। अब आपके ब्लड वेसल में CO2 ज़्यादा होता है, और बाहर से एटमॉस्फेयर से आपके अल्वियोली में O2 आया हुआ रहता है। अब O2 यहीं से आपके ब्लड में चला जाता है, और CO2 आपके ब्लड से अल्वियोली में आ जाता है, और जब आप सांस छोड़ते हो तो फिर ये CO2 निकलकर बाहर चला जाता है, और जब सांस लेते हो तब बाहर से O2 आपके अल्वियोली में चला आता है। तो अल्वियोली क्या करने के लिए काम आता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए काम आता है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है तो ये जो मेम्ब्रेन होता है, ये जो मेम्ब्रेन रहेगा, ये इसको बहुत ही थिन रखना पड़ता है, बहुत ही पतला रखना पड़ता है। द अल्वियोली प्रोवाइड अ सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। द वॉल ऑफ अल्वियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, ढेर सारे ब्लड वेसल्स उसके चारों तरफ लगे हुए रहते हैं। एज वी हैव सीन इन अर्लियर ईयर्स, व्हेन वी ब्रीथ इन वी लिफ्ट आवर रिब एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम। तो हमारे लंग्स के नीचे एक मसल होता है डायफ्राम जिसको कहते हैं, और हमारे लंग्स के बाहर रिब केज जो बनाता है, रिब्स। तो जब हम क्या ऐसे होता है ये ब्रीथिंग, यही हमें देखना है कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं ना तो हमारा जो रिब्स होता है वो बाहर के तरफ निकल आता है, और हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। नॉर्मली वो डोम शेप्ड रहता है, जब आप ब्रीथिंग करोगे तो ये क्या हो जाता है, नीचे की तरफ जाता है और फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर जो कैविटी रहेगी, ये कैविटी का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है। और जब ये कैविटी बड़ा हो जाएगा ना तो इसी वजह से हवा बाहर से अंदर आ जाती है। तो यही कह रहा है यहाँ पे कि द वॉल as we have seen in earlier years, when we breathe in we lift our rib and flatten our diaphragm and the chest cavity become larger। अब चेस्ट कैविटी लार्ज हो गया, यानी वहाँ पे ज़्यादा जगह हो गया ना, तो ज़्यादा जगह हो गया तो अब और हवा बाहर से अंदर की तरफ आ जाता है, और इसी को आप इंस्पिरेशन कहते हैं, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन कहते हैं, ठीक है। ये ब्रीथिंग का एक पार्ट है। Because of this, air is sucked into the lung and fill the expanded alveoli. The blood bring carbon dioxide from rest of the body for release into alveoli, and the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessel to be transported to all cell in the body। तो आपके ब्लड में जो CO2 रहेगा वो आपके अल्वियोली में चला जाएगा, और आपके अल्वियोली वाले एयर में जो ऑक्सीजन है वो कहाँ चलाएगा, आपके ब्लड में चला जाएगा, जो कि आपके अल्वियोली के ब्लड वेसल्स में है। अल्वियोली के पास जो ब्लड वेसल है उसमें जो ब्लड है ना, उसमें चला जाएगा आपका ऑक्सीजन आपके अल्वियोली से, और इसको फिर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा बॉडी के हर एक सेल्स तक। During breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume of air so that there is a sufficient time for oxygen to be absorbed and for carbon dioxide to be released। क्या पढ़ा हमने कि जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो हमारा
रिब्स बाहर की तरफ आ जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है और बाहर की तरफ उठ जाता है और डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाती है जिससे बाहर से हवा अंदर की तरफ आने लगता है, इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। और जब इसका उल्टा होगा ना तो क्या होगा, चेस्ट कैविटी कम हो जाएगा, चेस्ट कैविटी का स्पेस कम हो जाएगा जिससे हवा को बाहर धक्का मिल जाएगा, पुश मिलेगा जिससे हवा बाहर निकल जाएगा, इसको एक्सपीरेशन कहते हैं, एक्सपीरेशन या एक्सहेलेशन कहेंगे, ठीक है। और जब ये इंस्पिरेशन या एक्सहेलेशन हम कर रहे होंगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे होंगे, इसी को ब्रीथिंग साइकिल कहते हैं। तो उस दौरान पूरा का पूरा हवा लंग्स के अंदर से खाली नहीं किया जाता है, हमेशा हमारे लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट रहता है। इसी वॉल्यूम ऑफ एयर को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और ये रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या फ़ायदा होता है कि हमारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए टाइम मिल जाता है और CO2 को रिलीज होने के लिए या ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब होने के लिए समय मिल जाता है। तो हमारा लंग्स कभी भी खाली नहीं होता, वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज प्रेजेंट रहता है और उसको हम उस अमाउंट ऑफ एयर को रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, ठीक है। तो व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर? द अमाउंट ऑफ एयर दैट ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड आवर लंग एंड इट इज नॉट नेवर एक्सपायर्ड, मतलब एक्सहेल्ड, दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रेशर अलोन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू पार्ट ऑफ द बॉडी, टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। जब ऑर्गेनिजम्स का बॉडी या एनिमल का बॉडी बड़ा होता जाता है तब सिर्फ डिफ्यूजन से वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन बॉडी के अलग अलग पार्ट में नहीं जा पाता है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है, हमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को लेता है, ठीक है, और उसको कैरी करता है हमारे लंग्स से टिश्यूज़ के पास, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम है टू टेक ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज़। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन। इंसानों के अंदर वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, जिसकी एफिनिटी यानी बाइंडिंग करने की कैपेसिटी, बाइंडिंग कैपेसिटी, जुड़ने की कैपेसिटी ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है। और ये पिगमेंट हमारे RBC रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पस्कल्स में प्रेजेंट रहता है। और ये RBC कहाँ होता है, हमारे ब्लड में होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, हैंस इट इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। तो देखिए यहाँ पे दो बातें कह रही है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है हमारे बॉडी में और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे बॉडी में RBC में जो हीमोग्लोबिन रहता है उसके साथ जुड़कर होता है। वहीं पे ये जो CO2 है ये इसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से जो हमारे ब्लड में ये CO2 सॉल्युबल होकर घुल कर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। इसी वजह से मैंने येलो मार्क कर दिया है। क्या फ़र्क है O2 के ट्रांसपोर्ट में और CO2 के ट्रांसपोर्ट में? तो O2 का ट्रांसपोर्ट हमारे जो ब्लड में RBC है उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर किया जाता है, जबकि CO2 का ट्रांसपोर्ट ब्लड में घुलकर, क्योंकि CO2 इज मोर सॉल्युबल देन O2। अच्छा, लाइफ प्रोसेसेस में एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 17 था मेरे ख्याल से, लाइफ प्रोसेसेस का जो MCQ दिया हुआ है ना NCERT एग्जाम्पलर, जो मैंने कराया भी है, तो उसमें एक ऑप्शन था कि CO2 हैज़ मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन दैन ऑक्सीजन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मैं वहाँ गलती से ये बोल दिया था कि सही है ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि जो वहाँ पे उस क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन था ना वही मैंने टिक किया था, वही बताया था, पर गलती से वो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ था कि CO2 हैज़ मोर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन दैन ऑक्सीजन, ये वाला स्टेटमेंट मैंने गलती से बोल दिया कि सही है, पर ये गलत है। एक्चुअल में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होती है, ठीक है। चलिए, तो बस आपके रेस्पिरेशन में इतना ही था। और पीछे जो हमने छोड़ा हुआ है यहाँ पे देखिए, चलिए कुछ आगे और दिया हुआ है, ये थोड़ा सा जानकारी वाली चीज़, डू यू नो, पढ़ लेते हैं इसको भी।
क्या कहता है, इफ़ द अल्वियोलर सरफेस वेर स्प्रेड आउट, मतलब जितने भी अल्वियोली है ना, उन सब अल्वियोली का जो एरिया है, सरफेस है, उन सब को हम अगर फैलाएं हैं तो वो कितना होगा, इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडी इज, कंसिडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। तो कह रहा है कि वही कितना ये लार्ज सरफेस एरिया कैसे यूजफुल है हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो आगे हम पीछे हमने डिस्कस किया इसके बारे में। इफ़ डिफ्यूजन वेयर टू मूव ऑक्सीजन इन टू आवर बॉडी, अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन डिफ्यूजन की वजह से मूव करता है ना, तो ऐसा एस्टिमेट किया गया है, इट वुड टेक 3 ईयर फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट टू आवर टोज फ्रॉम आवर लंग्स। आरंट यू ग्लैड दैट वी हैव हीमोग्लोबिन। यानी कह रहा है ना कि अगर हमारा हीमोग्लोबिन नहीं होता और सिर्फ डिफ्यूजन से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को हमारे लंग से टोज तक पहुंचने में, अंगूठे, पैर के अंगूठे में पहुंचते वक्त 3 साल लग जाते। तो हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पे, इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। आप बताइए, हमने डिस्कस किया इस चीज़ को कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन लेता है वो एटमॉस्फेरिक एयर से लेता है, और एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, जबकि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म वो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेता है और वहाँ पे कम है, तो उसकी वजह से उसको ब्रीथिंग का रेट थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ता है। ठीक है, ये पीछे हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया हुआ है और समझाया भी था, वही इसका आंसर है। व्हाट आर डिफरेंट वे इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो वो जो पाथवे था ना ग्लूकोज का, ग्लूकोज को पायरुवेट और उसके बाद पायरुवेट को 3 तरीके से, वही जो हमने समझाया वो यहाँ पे इसका आंसर है। अच्छा, हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। तो अभी तो बताया हमने यहाँ पे, अभी तो बताया, यही है। ठीक है, चलिए। और उसके बाद चौथा क्वेश्चन, हाउ आर लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमारा लंग्स कैसे डिजाइंड है, तो इस तरह से डिजाइन है कि वो जैसे जैसे लंग्स के अंदर हमारे जो ट्रेकिया है वो अलग अलग ट्यूब्स में बढ़ता जाता है और फाइनली एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर में बनाता है। ठीक है, और यही एल्वियोलाई प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया जहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो सकता है, यही आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमने अंडरलाइन पहले से किया हुआ है, यानी एक्सरसाइज का वो सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए, ये हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, पीछे कुछ चीज़ें छूट रही हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये डू यू नो, इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो सब कोई जानता है स्मोकिंग इंजूरियस होता है। इसके वजह से होता क्या है, लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। इसकी वजह से बहुत सारे मौत होती हैं दुनिया में। तो देखिए, इसमें होता क्या है कि हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, उसमें क्या होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम सीलिया कहते हैं। ये सीलिया का क्या काम होता है, दिस सीलिया हेल्प टू रिमूव जर्म्स, डस्ट एंड अदर हार्मफुल पार्टिकल फ्रॉम द इनहेल्ड एयर। जो हम हवा लेते हैं अंदर, वो उसमें से जो हार्मफुल चीज़ें हैं या डस्ट है, उनको रिमूव करने में यहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक लंग्स वाला पार्ट, उसको हम कहेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और ये ऊपर वाला पार्ट जिसको हम कहेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हेयर पाए जाते हैं, जिनको सीलिया कह रहे हैं हम, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये जो हमारा अंदर हवा ले रहे हो, उसमें जो जर्म्स हैं उसको साफ करने में काम कर रहे हैं, डस्ट को हटाने में काम कर रहे हैं। अब जब सिगरेट पीता है आदमी, तो वो हेयर जो होते हैं वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसकी वजह से हार्मफुल चीज़ें या माइक्रोब वगैरह आ जाते हैं हमारे लंग्स में, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर देते हैं और अल्टीमेटली जाकर वही एक कैंसर के फॉर्म में बना देते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस cilia remove germ, dust and other harmful particle from inhaled air. Smoking destroys this hair, due to which germs, dust, smoke and other harmful chemical enter lung and causes infection, cough and even lung cancer. तो ये भी हो गया। चलिए, इसके बाद ये देख लीजिए टोबैको वाला।
यूजिंग टबैको डायरेक्टली और एनी प्रोडक्ट ऑफ टबैको इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा etc इज हार्मफुल। तो टबैको का कोई भी प्रोडक्ट हो वो कैसा होता है, हार्मफुल होता है। कैसे? यूज ऑफ टबैको मोस्टली अफेक्ट्स द टंग, लंग्स, हार्ट एंड लीवर। तो हमारे टबैको किसको नुकसान पहुंचाता है? मेनली टंग को, लंग्स को, हार्ट को और लीवर को। स्मोकलेस टबैको मतलब धुआं के फॉर्म में अगर नहीं के अलावा जो भी टबैको आप लेते हैं वो एक कारण बन जाता है। इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड पल्मोनरी डिजीजेज। मतलब आपके हार्ट से रिलेटेड बीमारी या लंग से रिलेटेड बीमारियां करवाता है और कई तरह का कैंसर भी करवाता है। देयर इज अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया ड्यू टू च्यूइंग ऑफ टबैको इन द फॉर्म ऑफ गुटखा। तो टबैको के लेने की वजह से गुटखा के फॉर्म में इंडिया में ओरल कैंसर का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है? आपको तो स्वस्थ रहना है और आपको कहना है नो टू टबैको एंड इट्स प्रोडक्ट। मतलब आपको उनका सेवन नहीं करना है अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो तो। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ था, ये एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे हम। इससे पहले 6.4 और 6.5 डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो भी हमने छोड़ रखा था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए एक्टिविटी 6.4। एक्टिविटी 6.4 क्या कहता है? टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब, जैसे कि यहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब लिया है और उसमें लाइम वाटर रख लीजिए। ठीक है, लाइम वाटर। फिर क्या कीजिए? ब्लो एयर थ्रू दिस लाइम वाटर। इस लाइम वाटर में एयर ब्लो कीजिए अपने मुंह से, जैसे बी वाले ऑप्शन में कर रहा है। ए क्या? एयर बीइंग एक्सहेल्ड इनटू द लाइम वाटर। लाइम वाटर बना लिया, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, और इसमें एक ट्यूब के थ्रू आप हवा ब्लो कर रहे हो, हवा छोड़ रहे हो अपने मुंह से। ठीक है। फिर क्या कहता है? नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर द लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। बताइए कि कितना समय लगेगा। तो आप जब देखेंगे ना, ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइम वाटर तुरंत मिल्की टर्न हो जाएगा, तुरंत मिल्की। क्यों? क्योंकि लाइम वाटर में CO2 पास करने की वजह से वो मिल्की हो जाता है ना, तो उसी वजह से वो मिल्की हो जाएगा। ठीक है, उसी वजह से वो मिल्की हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है? यूजिंग अ सिरिंज और पिचकारी टू पास द एयर थ्रू सम फ्रेश लाइम वाटर टेकन इन अदर टेस्ट ट्यूब। एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसमें पिचकारी या किसी सिरिंज के मदद से फिर हवा पास कीजिए उस लाइम वाटर में। इसमें भी लाइम वाटर ही लेना था आपको। अब देखिए, नाउ हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर दिस लाइम वाटर टू टर्न मिल्की। अब कितना समय लगेगा उसको मिल्की होने में? तो अब बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, अब उसको मिल्की होने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। फिर क्या कहता है? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर इन द एयर दैट वी ब्रीथ आउट। तो ये क्या बताता है हमें? जो हम एयर, जो उसको हम ब्रीथ आउट करते हैं, उस एयर के बारे में क्या बताता है? तो ये यही बताता है ना कि जो हम एयर ब्रीथ आउट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 प्रेजेंट होता है। इसी वजह से जब हम अपने मुंह से एयर पास किए तो ये वाला लाइम वाटर तुरंत का तुरंत मिल्की टर्न हो गया, जबकि हमने पिचकारी से जब उसमें हवा छोड़ा तब उसको थोड़ा समय लगा मिल्की टर्न होने में, या काफ़ी समय लगा। ठीक है, तो ये था आपका एक्टिविटी 6.4। अब इसके बाद आपका एक एक्टिविटी 6.5 भी दिया हुआ है, तो देख लेते हैं क्या है एक्टिविटी 6.5। एक्टिविटी 6.5 में क्या कहता है? सबसे पहले तो इसको समझिए। कहता है कि कुछ फ्रूट जूस या कोई शुगर सॉल्यूशन लीजिए। क्या लीजिए? फ्रूट का कोई जूस लीजिए या शुगर सॉल्यूशन लीजिए। ठीक है, और उस फ्रूट जूस या शुगर सॉल्यूशन में आप यीस्ट डाल दीजिए। ऐड सम यीस्ट टू दिस। यीस्ट डाल दिया आपने। पहले क्या लिया? चलिए शुगर सॉल्यूशन ले लिया, यस। फिर उसके बाद क्या लिया? इसमें यीस्ट भी मिला दिया। ठीक है, अब क्या कीजिए? इस मिक्सचर को ले लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब ऐसे लीजिए और उस टेस्ट ट्यूब में इस मिक्सचर को डाल दीजिए
विथ अ वन होल्ड कॉर्क, मतलब और इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक कॉर्क लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? कॉर्क। और उस कॉर्क में एक छेद हो। क्या हो? एक छेद हो। कॉर्क मतलब क्या होता है? जैसा आपने सिरप में देखा होगा, सिरप जब आप खोलते हैं तो नीचे एक सॉफ्ट स्पॉन्जी स्ट्रक्चर, स्पॉन्जी चीज़ ढक्कन के नीचे लगाया होता है ना, सफ़ेद सफ़ेद, वही कॉर्क है। अब ऐसा कॉर्क लगाइए जिसमें एक छेद हो। ठीक है, चलिए इतना कर लिया आपने। उसके बाद क्या कीजिए? फिट द कॉर्क विथ अ बेंट ग्लास ट्यूब। अब क्या कीजिए, ये जो आपने टेस्ट ट्यूब लिया था ना, टेस्ट ट्यूब में आपने शुगर सॉल्यूशन और यीस्ट रखा हुआ था और इसमें कॉर्क लगाया था, जिस कॉर्क में सिर्फ एक छेद था। अब इससे एक बेंट ग्लास, एक मुड़ा हुआ ग्लास ट्यूब लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए? डिप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम। एक दूसरा टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने तुरंत अभी लाइम वाटर बनाया, फ्रेश लाइम बनाया है, इसमें क्या है? लाइम वाटर है। ठीक है, उसमें इसका जो दूसरा वाला फ्री एंड है, कोना है, इसको उसमें छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो देख लेते हैं कि व्हाट चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन द लाइम वाटर एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर दिस चेंज टू अकर। तो क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा? भाई आपको चेंज यही देखने को मिलेगा कि लाइम वाटर मिल्की टर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यीस्ट डाला था ना, यहाँ पे शुगर सोल्यूशन में यीस्ट डाला था, तो ये शुगर सोल्यूशन यीस्ट के लिए खाना हो जाएगा और वो उसका क्या करेगा? फर्मेंटेशन। शुगर सोल्यूशन में क्या होगा? शुगर होगा ना, उस शुगर को वो क्या करेगा? इथेनॉल और CO2 में बदल देगा। इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं ना। तो फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज होता है और CO2 को जब लाइम वाटर से पास किया जाता है तो वो मिल्की टर्न हो जाता है। उसके बाद क्या कहता है? व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट के बारे में क्या बताता है? यही बताता है कि फर्मेंटेशन के टाइम पर CO2 रिलीज होता है और वही CO2 जाकर वहाँ पे उस लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है। इसके बाद आपका एक्टिविटी 6.6 जो दिया हुआ है, ये क्या कहता है? ऑब्जर्व अ फिश इन एन एक्वेरियम। एक एक्वेरियम में एक मछली को ऑब्जर्व कीजिए। उसके बाद देखिए कि दे ओपन एंड क्लोज देयर माउथ एंड गिल स्लिट्स विच कवर द गिल स्लिट्स। वो क्या करते रहते हैं? वो अपना माउथ और मछली के ऊपर ये जो गिल्स लगे हुए रहते हैं ना, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है, उसको ऑपरक्यूलम बोलते हैं। तो आप देखेंगे कि वो लगातार अपना माउथ और ये ऑपरक्यूलम खोलते बंद करते रहते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि जब आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए कि आर द टाइमिंग ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द माउथ एंड गिल स्लिट्स कोऑर्डिनेटेड इन सम मैनर। कि ये जो माउथ का खुलने और बंद करने का समय या जो इनके ऑपरक्यूलम का खुलने और बंद करने का समय है, इनका मूवमेंट क्या कोऑर्डिनेटेड है? तो आप देखेंगे यस, जैसे जैसे इन दोनों का मूवमेंट क्या होता है? कोऑर्डिनेटेड होता है, एक साथ खुलते बंद होते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स द फिश ओपन एंड क्लोजेज इट्स माउथ इन अ मिनट। तो आप जब काउंट करेंगे तो देखेंगे अलग अलग तरह की मछलियों का अलग अलग मछली का अलग अलग टाइम होता है। जैसे कुछ मछलियाँ होती हैं, जैसे गोल्ड फिश एक मछली है, उसका लगभग 100 के आसपास वो खोलती है, मतलब 100 बार खोलती है लगभग 1 मिनट के अंदर। अच्छा, फिर कह रहा है कंपेयर टू दिस नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड आउट इन अ मिनट। इसको कंपेयर कीजिए, अपने कैसे कंपेयर कीजिए। तो आप कितनी बार ब्रीथ करते हो? तो हम लोग तो ब्रीथ करते हैं लगभग 12 से 16 बार। 1 मिनट में 12 से 16 बार हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। ठीक है, यानी आप क्या कहोगे? वही चीज़ कहोगे कि हमारा जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द फिशेज। और ये क्यों कम है आप जानते हो? बताओ क्या? इसलिए क्योंकि हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट अमाउंट में है और ये मछलियाँ जो हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन वो ले रही हैं और वो कम है ना। तो चलिए एक्टिविटी 6.6 भी ख़त्म हो गया, यानी अब आपका रेस्पिरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, इसको कंप्लीट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस हम इससे रिलेटेड देख लेते हैं। ठीक है,
ये भी चीज़ें हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो कि आपको अच्छे से थोड़ा समझने में मदद करेंगे। क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो पैसेज ऑफ एयर थ्रू द रेस्पिरेटरी सिस्टम है, किस किस पाथवे के थ्रू पास हो रहा है ये देख लीजिए। तो सबसे पहला आपका क्या है, नॉस्ट्रिल्स होता है सबसे बाहर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका नेसल पैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपका नेजल कैविटी होगा, यहाँ पे जो कैविटी है मतलब नॉस्ट्रिल्स, और उसके बाद नाक के अंदर जो रास्ता है, और उसके बाद कैविटी, और वहाँ पे उसके बाद फाइनली जाके फेरिंग्स आ जाएगा। और फेरिंग्स के बाद आपका क्या आता है, ट्रेकिया, और ट्रेकिया के ही शुरुआती पोर्शन को हम लैरिंग्स कहते हैं। तो यानी कि फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया, और ट्रेकिया के बाद क्या होगा, ट्रेकिया डिवाइड जब करने लगेगा तो क्या बनाएगा, ब्रोंकी बनाएगा। और ब्रोंकी के बाद अब आप आ जाएंगे लंग्स के अंदर। अब आप लंग्स के अंदर आ चुके हो, और लंग्स के अंदर क्या रहता है, लंग्स के अंदर एक्चुअली आप ये चाहो तो लंग्स को साइड हटा के ब्रोंकी के बाद क्या आ जाओ, ब्रोंक्यूल्स के अंदर आ जाओ। ब्रोंक्यूल्स के अंदर एल्वियोलर सैक, जिसको आप एल्वियोली बोल रहे हो, और उसके बाद फाइनली ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, चलिए दूसरा चीज एक देख लीजिए, ये रेस्पिरेशन, जो कि रेस्पिरेशन दो टाइप का हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो CO2 और H2 होता है, और इसके प्रोडक्ट या तो अल्कोहल होंगे या तो लैक्टिक एसिड होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होता है ना, तो उससे ज़्यादा नंबर ऑफ ATP बनाया जा सकता है। कितना, 38 ATP बनाया जा सकता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP बनाने भर की एनर्जी रिलीज होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। कितना, सिर्फ 2 ATP बनाने भर का। इसके बाद देखिए जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग होता है ना, इस ब्रीथिंग को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या, एयर अंदर लेना। एटमॉस्फेयर से एयर आपके लंग्स में आने के प्रोसेस को इनहेलेशन कहा जाता है, और लंग्स से एटमॉस्फेयर में छोड़ना एयर को एक्सहेलेशन कहा जाता है। इनहेलेशन के टाइम में क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरैसिक कैविटी एक्सपैंड, जो आपका चेस्ट का कैविटी है, थोरैसिक कैविटी होता है, वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, रिब्स आपके ऊपर के तरफ लिफ्ट हो जाते हैं, तभी तो आपका कैविटी एक्सपैंड होता है। और डायफ्राम जो आपके लंग्स के नीचे है वो फ्लैट हो जाता है। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेज, जिसकी वजह से एयर आपका लंग्स के अंदर आता है। जबकि एक्सहेलेशन में ठीक उसका उल्टा होगा कि थोरैसिक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिब्स आपके डाउनवर्ड मूव करेंगे, डायफ्राम आपका नॉर्मल शेप में आ जाएगा यानी डोम शेप्ड हो जाएगा। और इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, वो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा, जिससे लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाएगा और आपका एयर जो है लंग्स से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ब्रीथिंग में दो पार्ट, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इसके बाद आप देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलस, ब्लड एंड टिश्यूज। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो आपके एल्वियोली पे और आपके टिश्यूज के पास हो रहा है, उसको देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले एल्वियोली में देखिए क्या होता है, एल्वियोली में जो एयर होता है दैट इज रिच इन O2, मतलब एल्वियोलर एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। तो वो ऑक्सीजन क्या करता है, आपके एल्वियोली के बगल में जो ब्लड वेसल्स रहेंगे ना, उस ब्लड में आ जाता है। आ जाने के बाद क्या करेगा, इट विल बाइंड विथ हीमोग्लोबिन दैट विल बी प्रेजेंट इनसाइड द RBC ऑफ योर ब्लड। आप बाइंड्स विथ हीमोग्लोबिन इन RBC। फिर क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होकर जाएगा आपके ब्लड के थ्रू, टिश्यूज़ के पास पहुंचेगा और वहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। अब क्या होगा, रिलीज कर दिया तो टिश्यू ऑक्सीजन को ले लेगा, इस्तेमाल करेगा, और जब वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा तो उस प्रोसेस में ढेर सारा CO2 रिलीज होगा। यानी टिश्यूज़ के जगह पे क्या होता है, टिश्यूज़ के जगह पे आपका CO2 ज़्यादा होता है। ठीक है, टिश्यूज़ में क्या होता है, CO2 ज़्यादा होता है। अब ये CO2 को क्या किया जाता है, ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। ब्लड में जब जाएगा तो वो CO2 क्योंकि सॉल्युबल ज़्यादा होता है तो वो डिजॉल्व हो जाता है आपके ब्लड में। अब डिजॉल्व होकर जाएगा आपके ब्लड वेसल्स, आपके ब्लड में डिजॉल्व हो गया। अब उसके बाद ब्लड वेसल्स के थ्रू आएगा आपके एल्वियोली के पास। ब्लड वेसल्स यानी कैपिलरीज इन एल्वियोलीज के पास आएगा, जो कि एल्वियोली के बगल में होंगी।
फिर क्या करेगा, यहाँ से आपका ब्लड में से CO2 निकलकर आपके एल्वियोली में चला जाएगा। CO2 रिलीज्ड इन द अल्वियोलर सैक, अल्वियोली के अंदर जो खाली जगह है ना उसी को अल्वियोलर सैक कह रहे हैं। और आप क्या करोगे, जब अपने चेस्ट के कैविटी को कॉन्ट्रैक्ट करोगे, मतलब दबाओगे, प्रेस करोगे, यानी एक्सपीरेशन करने की कोशिश करोगे, तो CO2 क्या हो जाएगा, सेंट आउट थ्रू नॉस्ट्रिल्स। CO2 लंग्स से बाहर आपके नॉस्ट्रिल्स के थ्रू होते हुए एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो ये आपको समझने के लिए ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई अभी, ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जिसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, और आपका रेस्पिरेशन 2 तरह का हो सकता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन, और उसके बाद आपका रेस्पिरेटरी पैसेज। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ना, ये तो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। ये आपको समझने के लिए एकदम बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब जाके आपका रेस्पिरेशन आप कह सकते हो एक तरीके से पूरा हो गया है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।